अमीर और गरीब बहन का रसोई घर। अरे भाग्यवान, सुनो तो जरा, मैंने शोभा के लिए बहुत बढ़िया घर दिया और लड़का मैनेजर के पद पर काम करता है, महीने के 60,000 कमा लेता है। चलो शोभा, शादी के लिए तैयार हो जाओ अब। क्या शादी होना? किसकी? कौन है? कहाँ का है? कोई मुझे भी तो बताओ। मैं भी किसी गरीब घर के लड़के से शादी नहीं करूँगी। आपको तो पता है ना पापा, मुझे अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा पैसा वाला चाहिए। आपको तो पता ही है मेरे नखरे। हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। आप वहाँ पे जाके बहुत खुश होंगी। ये लो फ़ोटो देखो। जीजी, जीजू तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लड़का तो ठीक है, कमाता तो अच्छा ही है। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार दिन गुजर जाता है और दोनों का शादी हो जाता है। पूरे धूमधाम से ठाट बाट से उसके पिताजी उसकी शादी करते हैं और वह ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर डेली शॉपिंग करने जाती है, किटी पार्टी करती है, गाड़ियों में घूमती है। इधर शोभा भी बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है और उसके पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से घर के सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं। और मैं कृति तुम्हारे लिए एक लड़का देखा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, जिसका फैमिली में कोई भी नहीं है, वह अकेला है और गार्ड का नौकरी करता है। वह तुम्हें बहुत ही बढ़िया से रखेगा। तुम तो जानती हो ना बेटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे शादी धूमधाम से भी नहीं कर सकता। यह कहकर दुख जताता है और तभी कृति कहती है, हाँ हाँ पिताजी, मुझे पता है, आप चिंता मत करो। आप जिससे मेरी शादी करवाओगे मैं कर लूँगी, मैं खुशी खुशी उसके साथ रह लूँगी। ठीक है, माँ कहती है ठीक है, चलिए जी। इसी तरह चटमंगनी पट बिहा दोनों को शादी हो जाता है। आखिरकार उसके गृह प्रवेश उसके पति ही करवाता है और कहता है, नितिन, कृति, तुम्हारे मेरे सारे बात जानने के बाद भी तुमने मुझसे शादी किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है तुम्हें परेशानियाँ होगी, जो भी होगा तुम मुझे बता देना। नहीं नितिन जी, आप दोनों, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो सभी परेशानियों को खुशी खुशी रह लेंगे। इसी तरह दिन गुजर जाता है और नितिन के पास इतने ज़्यादा सामान नहीं होता है कि उसके पास गैस व चूल्हे में खाना बनाती रहती है। और नितिन आता है और खाना खाते हैं। वाह, कितना टेस्टी, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अरे तुम्हारे हाथों में चोट लग गई है, कैसे लगी? अरे खाना बना रही थी, थोड़ा सा जल गई। नितिन अपने ही हाथों से उसे मलहम लगाता है और कहता है, क्या थोड़ा सा ध्यान रखा करो कृति, अपने आप को इस तरह जख्मी मत करो। नहीं जी, आप इतने प्यार से खाना खाते हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और इधर उसकी अमीर बहन शोभा फ़ोन करती है ताने मारने के लिए। कहती है, क्या क्या कर रही हो कृति? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा पति आज एक कार लिया है, क्या तुम्हारा तो कभी क्या ले पाओगे? इस बात की वह ताना कसते रहती है और अच्छे से कृति को समझ में आता है कि उसकी बहन उसे ताना देने के लिए कॉल किए है और फ़ोन रख देती है। उसका बाद यह दुखी होकर उसके साथ सोने चला जाता है। अगले सुबह वह टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस जाता है और यहाँ शोभा का पति केतन, जो यहीं पे मैनेजर का पद पे काम करता है, लेकिन एक दूसरे से वह मिले नहीं होते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और यहाँ पे नितिन अपने बॉस के लिए खाना लेकर आता है। कहता, एक बात पूछो साहब, बुरा मत मानिए। तो कहते हैं, हाँ पूछो। आप घर का खाना क्यों नहीं खाते हो? क्या करूँ, कुछ दिनों से मुझे कहीं का भी खाना स्वाद नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है, इसलिए मैं बाहर से खाना मंगवा कर खा रहा हूँ। ठीक है, इतना कह कर वो बाहर चला जाता है। आखिरकार साहब को स्वाद नहीं आता। क्या हुआ,
इतना सारा खाना और आपने कुछ भी नहीं खाया। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहे तो कल मैं अपने घर से खाना ले आऊँगा। ठीक है, ले आना, मैं भी तो चखूँ ज़रा तुम्हारा घर का खाना। ऐसे ही करके दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और आखिरकार नितिन घर चला जाता है। घर जाने के बाद अगले सुबह वह शोभा से कहता है कि आप मेरे बॉस के लिए भी खाना बना देना, मैं अपने बॉस को भी लेकर जाऊंगा। तभी वह खाना लाता है और उसकी बॉस पहले ही निवाला मुंह में डालते ही फटाफट खाना खा लेते हैं और उंगलियां चाटने लगते हैं। कहते हैं इतना स्वादिष्ट खाना, कितना स्वाद है इस खाने में। अब तुम क्या मेरे लिए घर का खाना ला दोगे? हाँ, क्यों नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने तो कहीं नहीं खाया। फिर अगले दिन इसी तरह नितिन अपने घर से खाना ले आता और बॉस खाते देख केतन कहता है, क्या बॉस, आप इस गरीब का घर का खाना खा रहे हो? आप कहे तो मैं अपने घर से बनवा लाता हूँ। हाँ ठीक है, लाना, मैं भी चख लूँगा। खाने के मामले में इसमें क्या कोई गरीब अमीर, खाने में कोई गरीब अमीर नहीं होता। केतन, आप ऐसे मत कहो। ठीक है, कल आप भी लाना, मैं भी चख लूँगा आपका घर का खाना कैसा है। यह कहते ही नितिन अपना टिफ़िन ले आता है घर और केतन अपने पत्नी से कहता है, कल सुबह मेरे बॉस के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना, उनके खाने का यहीं से लेकर जाऊंगा डब्बा। ठीक है, ताना मत मारो, मैं पनीर कोफ्ते और दाल बना दूंगी। बॉस पहले ही निवाला डालते ही मुंह में थूक देते हैं। ये है कैसा खाना है, बेस्वाद, इससे तो अच्छा नितिन का घर का खाना था। उसके बाद बॉस ने खाना नहीं खाया और केतन को बहुत ज़्यादा सुनाया। आप कल उनको गरीब बता रहे थे, खाने में कोई गरीब अमीर नहीं होते। उधर से बुलाते हैं, नितिन इधर आओ, कल से तुम मेरे लिए खाना लाना। इधर केतन अपने घर जाकर अपनी पत्नी को पूरा बुरा भला सुनाता है, क्योंकि मेरे प्रमोशन का सवाल था, तुम एक दिन अच्छा बढ़िया खाना नहीं बना सकती, उस गरीब की पत्नी इतना बढ़िया खाना बना कर देती है। इतना कहते हुए उसे गुस्सा आता है और कहती है, हाँ, मैंने आपका बॉस का कोई ठेका नहीं ले रखा है, वो आपका जिम्मेदारी है, आप कैसे अपने बॉस को कन्विंस करेंगे। यह गायकर वह गाना सुनने लगती है और अगले दिन आखिर कृति का खाना लेकर आती है और कहती है, साहब आपको मेरी खाना पसंद आया, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। वह कहते हैं, हाँ, मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ और तुम खाना सर्व करने का बिजनेस स्टार्ट करो। तुम घर पे खाना बनाओ और डिलीवरी बॉय के साथ उस खाने को इधर से उधर बेचो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और तुम एक अच्छी बिजनेस कर पाओगे। इस तरह दिन गुजरता गया और कृति ने अपने घर पे ही लंच बॉक्स बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह पैसा आता गया और एक दिन वह छोटे से गरीब घर से एक बड़ा घर बना ली। उसके बाद उस दोनों ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी ले लिया। रेस्टोरेंट में आखिर नितिन जॉब छोड़कर अपने रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट मैनेजर का पद पे रहा और आखिर इधर केतन भी ऑफिस में धोखाधड़ी के वजह से निकाल दिया गया। आखिरकार वो लोग जाने लगे, तभी उसकी पत्नी बहन कृतिका ने देखा और बाहर आए। क्या हुआ शोभा, तुम दोनों यहाँ पे? हाँ दीदी, क्या करें, अपने ज़्यादा लोभ के वजह से हम दोनों का यह हालत है। अरे साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता क्या कहूँ मैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोभ की वजह से कि तो मुझे बॉस ने काम से निकाल दिया। ठीक है, मुझे साहब मत कहो, हम दोनों तो आप रिश्तेदार हुए ना। ठीक है, तो आप मेरे ही रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम संभाल लीजिए, मैं आपको जॉब देता हूँ और चलो आप मेरे ही घर में जाकर रहो। तभी यहाँ पे उनकी केतन ऑफिस में मैनेजमेंट का काम संभालने लगता है और दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती है। देखिए हैं आप, अमीरी गरीबी में हिंसा नहीं आना चाहिए, समझ कब किसका बदलता है कोई नहीं जानता।
ओह ओह माँ, बहुत ठंड लग रही है, आप प्लीज़ जाओ ना, दादी के कमरे से हीटर ला दो और रजाइयाँ भी ला दो। हमें इस पतली सी रजाई से ठंड नहीं जा रहा है, प्लीज़ माँ जाओ। आखिरकार किंजल जाती है और अपने सासू माँ के कमरे से हीटर उठा लाती है और अपने बच्चियों के पास रख देती है। किंजल के सास कोकिला आती है और कहती है, क्या बहू, पहले तो ये दो नालायक बेटियों का जन्म दिया, उसके बाद मेरे रूम से हीटर लाई, तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा क्या? फिर से गर्भवती, पता नहीं इस बार क्या चीज़ को जन्म दोगी तुम। नहीं माँ जी, बच्चे को ठंड लग रही है। छोड़िए माँ जी, छोड़िए दादी, मम्मी की बाल छोड़ दीजिए, बच्चे रोने लगे। चुप हो तुम दोनों नालायक बच्चे, जल्दी से उठाओ मेरे हीटर को, मेरे कमरे में रखो और मेरे लिए पकौड़ियाँ और चाय बनाओ। ठीक है माँ जी। इतना कह के कोकिला उसे धक्का मार देती है और वह गिर जाता है। इधर उसके पिताजी मनोज कहते हैं, क्या आप भी क्या करते रहती हो बहू के साथ, बहू प्रेग्नेंट है ना, इतना तो समझना चाहिए। चुपिए जी, आप तो मत ही बोलिए, यह कहकर वो अपने पति को डांट देती है और मनोज चुप रहता है। तभी वहाँ से चली जाती है। पूरा खोरी कोटी सुनाती है, इस बार बेटी को जन्मा तो देखना। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाती है और दोनों ही रोने लगते हैं। दादी कितनी गंदी है मम्मा, दादी कितनी गंदी है, आपको धक्का दे दिया। नहीं बेटे, ऐसे नहीं करते, दादी आपकी बड़ी है ना, ऐसे नहीं करते। ठीक है, तुम दोनों ही पिलो, मैं दादी के लिए चाय पकौड़ियाँ बना देती हूँ। इतना कहकर वहाँ से किंजल उठती है और चाय बनाने चली जाती है। किचन में जाकर चाय पकौड़े बना लाती है। पहले हीटर को अपने सासू माँ के कमरे में रखती है। ठीक है बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे चेकअप के लिए मैं जाऊंगी बाजार। इस तरह कहती है और उसे इतना गर्भवती होने के बाद भी पूरा काम करवाती है और उसके पति से जितना भी पैसा होता था वह सभी ले लेती थी। माँ जी, मुझे थोड़े से पैसे दो ना, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, मैं गर्मियों के कपड़े खरीदूंगी, कुछ स्वेटरें खरीदूंगी, एक कंबल खरीदूंगी। क्या तुम निकम्मियों को पैसा चाहिए? यहाँ पे तुम अपने मायके से दहेज में लाई थी क्या? क्योंकि सासू माँ पूरी खोरी खोटी सुनाती है और कहती है, जाओ जाओ, नहीं है पैसा यहाँ पे, मैं नहीं खरीद के लाऊंगी कोई भी स्वेटर और कोई भी छत्तर, और मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ। ऐसे कहकर उसे खारी खोटी सुनाती है और कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है डॉक्टर के पास। यह कहती है, यह सोचती है, आज माँ को मेरे लिए इतना चिंता, कहीं अपने नन्हे से पोते के लिए शायद सोच रही। ठीक है बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहो, मैं माँ दादी के साथ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप करवा लाती हूँ। आखिर डॉक्टर हॉस्पिटल जाती है और चेकअप करवाने के बाद 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है और उसमें बेटी होने की खबर मिलती है। उसके बाद, क्या देखा तुमने नितिन, फिर से इसके कोख में बेटी ही पल रही है, फिर से यह बेटी को ही जन्मेगी। क्या माँ, क्या करूँ, क्या मैं सिर्फ इस बेटियों का ही संभालूंगा क्या पूरा जीवन? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई बेटी, जाओ यहाँ से जाओ। आखिर इतनी ठंड में दोनों माँ बेटे अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटियों को घर से निकाल देते हैं। तभी कृतिका रोती है और कहती है, मैं इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे रख लो। आखिरकार नहीं रखते और घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर ठंड में दोनों बच्चे और कृतिका कांपते रहते हैं। आखिरकार एक रेलवे स्टेशन मिलता है जहाँ वह जाकर बैठते हैं। माँ, दादी कितनी गंदी है ना, इतनी ठंड में हमें घर से निकाल दी। पापा भी तो कितने गंदे हैं, उन्होंने भी निकाल दिया।
क्यों? नहीं बच्चों, पापा दादी की बात सुन के उसे कह रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं करते। वह आकर रेलवे स्टेशन पे बैठे। तभी सफाई कर्मचारी ने कहा, यहाँ से हटो हटो। आखिर उन दोनों ने आकर रेलवे घर में बैठ गए। तब कृतिका ने अपने बच्ची को छुआ तो देखा हुआ पूरा जब बुखार से तप रही है। बच्चे, तुम्हें बुखार है और बड़ी बेटी को भूख भी लगी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। ठंडे में सभी से थोड़ी सी सहायता के लिए हाथ जोड़ के मांगती, कोई भी नहीं देता। यहाँ पर कहती है, मुझे कुछ काम दे दो। मैं कुछ काम, गर्भवती होने के कारण कोई उसे काम भी नहीं दे रहा था। तभी वह रास्ते में आंचल पसार खड़ी होती है, कोई कुछ नहीं देता। तभी वह गाना गाने लगती है, कोई भी तो मुझे दे, कोई भी एक पैसा नहीं देता। आखिरकार एक दो लोगों ने उसके आंचल में कुछ पैसे डाल दिया था। उसके बाद एक बुजुर्ग आते हैं और वह कहते हैं कि बेटी, तुम इतनी ठंड में क्या कर रही हो? क्या करूँ, मेरी छोटी बेटी को बुखार है और मेरी बड़ी बेटी भूख से तड़प रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उसे खिलाऊं या उसे कुछ दूं, और मैं अपनी छोटी बेटी के लिए दवा भी लेकर आऊं। वह कहते हैं, इस दुनिया में सभी अच्छे नहीं होते, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं देगा बेटी, तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, इससे दवा लाओ और कुछ करो, कुछ अच्छा करो जिससे तुम्हारे पास कुछ पैसे आए और तुम अपने बच्चियों को देख सको, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में आप अपने बच्चियों के साथ बिना पैसे के नहीं रह पाओगी। यह कहते वह अपने पॉकेट से निकालते हैं पैसे और कुछ दे देते। वह पैसे लेती है और वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वह एक मेडिकल स्टोर में जाती है, जहाँ से वह कुछ दवाइयाँ खरीदती है और कुछ खाने की सामान खरीदती है। आखिरकार सुबह वह जाती है रेलघर में और चूल्हा जलाती है, वहाँ पे खाना बनाती है, अपने बच्चियों को दवा और खाना दोनों ही खिलाती है और दोनों वहाँ पे रहने लगते हैं। फिर जाती है वह वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाती है, जिससे वह सिंघाड़े और चाय बनाती है और रेलवे स्टेशन के पास जाकर बेचती है। उससे कुछ पैसा मिलता है, जिससे वह अपने बच्चों का को देखती है। वाह, तुम्हारे चाय तो कितना अच्छा है, तुम्हारे समोसे भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह करते करते वह डेली चाय और समोसे रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर बेचती है और सारे लोग उसे खरीदते हैं और उसके पैसे आते हैं और वह अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदती है और कुछ अनाज खरीदती है। उसके 3 महीने के बाद उसकी एक बेटी को जन्म देती है और बेटी को रेलवे घर में ही पुरानी साड़ी से अपनी एक झूला बनाती है और उसी में झूलाते रहती है। बच्चों, तुम दोनों अपने बहन की ध्यान रखो, ठीक है? मैं बाहर जाती हूँ चाय और पकौड़े समोसे बेचने के लिए। इसी तरह कह कर वह चली जाती है और अपने बहन को वह देखभाल करते रहते हैं। इसी तरह वह एक दिन चाय और समोसे की दुकान खोल लेती है और उधर उसके पति के एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में उसकी पाँव जख्मी हो जाता है और उसकी माँ उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। तुम तो अब कोई भी काम करने के लायक नहीं बचे। क्या माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो क्या कहूँ, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे रहेंगे हम लोग? क्या आप मुझसे नहीं पैसों से प्यार करती हो? हाँ, अब तुम समझा। यह कहते हुए अंदर जाता है और अपने परिवार को देख रोने लगता है। आखिरकार उसे समझ में आता है अपना और अपनों का दुख। एक दिन वह और उसकी माँ दोनों पिताजी को लेने के लिए स्टेशन जाते हैं और वहीं पे कृतिका अपने दुकान में चाय और समोसा बेच रही थी। तभी उसके पति नितिन को देख यह लगता है कि किसी तरह उसके पास चली जाए, लेकिन वह जा नहीं सकता था। तभी कृतिका आती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है, क्या हुआ जी, आपका ऐसा हालत कैसे हो गया?
वो कहता है मेरा पाप का सज़ा मिला है मुझे, जो मैंने तुम लोगों के साथ किया उसी की सज़ा है, मुझे माफ़ कर दो, अब चलो अपना घर। उसके बाद उसके पिताजी आ जाते और कहते बहू जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे सास ने किया उन सभी का बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं जितना भी प्रॉपर्टी था मैं सभी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ और तुम चलो अपने घर में रहो। यह सुनते ही सासू माँ भी माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरे तीनों पोतियों को लेकर मेरे घर में चलो, एक साथ रहेंगे वहीं पे खुशहाली से। आखिरकार कृतिका माफ़ कर देती है और एक साथ एक ही घर में दोनों तीनों चारों रहने के लिए चले जाते हैं। इस तरह आज का कहानी का अंत यही रहता है और फिर से मिलते हैं एक नए कहानी में एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। आखिरकार सारे परिवार एक साथ रहने लगे, तो घमंड नहीं करना चाहिए।